हेलो बच्चों, ये प्रकाश का चौथा वीडियो है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आभासी दूरी और आभासी विस्थापन क्या होता है। जैसे ये देखो, अगर मान लो तुम कोई भी पेन ले लो, पेन को जब किसी बाल्टी में, मान लो कोई बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें जब तुम पेन को डालोगे तो पेन की ऊंचाई, जो पेन की जो लंबाई, एक्चुअली वो लंबाई तुम्हें दिखाई नहीं देता। ठीक है, कुछ ऊंचाई उसकी कम दिखाई देती है। वो कम ऊंचाई कितना होता है, ठीक है, ये देखेंगे। और आभासी विस्थापन देखेंगे। आभासी विस्थापन, जैसे मान लो पेन की हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन तुम्हें दिखाई देगा मान लो 6-7 सेंटीमीटर कुछ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो 6-7 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, टोटल पेन की लंबाई में से उतना माइनस करेंगे तो आभासी विस्थापन आता है। जैसे ये देखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं आभासी दूरी। जैसे आभासी दूरी देखो पहले, अगर मान लो ये वाटर हो गया इसमें, ठीक है, ये मान लो कोई पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, मान लो तुमने कोई पेन रखा, मान लो ये कोई पेन है, ठीक है। अब मान लो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, मान लो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, डी है, ठीक है। ये उसकी वास्तविक डी क्या है, डी जो है वास्तविक ऊंचाई है, वास्तविक ऊंचाई है ना पेन की, वास्तविक वास्तविक लंबाई, ठीक है। लेकिन हमें इतना तो दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो कुछ कम दिखाई देगा। मान लो हमने मान लिया कि इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, तो इसे बोलते हैं डी अपेरेंट। ठीक है, ठीक है। डी अपेरेंट क्या होता है, डी अपेरेंट होता है, ठीक है, आभासी ऊंचाई, आभासी दूरी, आभासी दूरी बोल सकते हो, ठीक है। ये समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब बताओ, ये बात होती है कि ये डी अपेरेंट होगा कितना, ठीक है। तो जो जो इसका अपवर्तनांक कुछ भी होगा, ये लिक्विड पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका अपवर्तनांक कुछ होगा म्यू, ठीक है। तो जो डी अपेरेंट होता है, डी अपेरेंट इज इक्वल होता है डी अपॉन म्यू, ठीक है। कितना होता है, डी अपॉन म्यू। अब मेरी बात समझो, ठीक है, ये उसकी ऊंचाई आ जाएगा। जैसे मान लो, ठीक है, कि अगर मान लो कोई पेन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दे दिया है, एच डी की वैल्यू दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, और मी की वैल्यू दे दिया है 2, ठीक है। तो पूछ रहा है बताओ उसकी आभासी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, मतलब डी अपेरेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तुम फार्मूला यहाँ लगाओगे, डी अपेरेंट इज इक्वल टू कितना होता है, डी अपॉन म्यू। तो डी की वैल्यू है कितना, 10 सेंटीमीटर, अपॉन म्यू की वैल्यू कितना, 2, इज इक्वल टू कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब तुम्हें अब पेन की लंबाई कितना दिखाई देगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझो, अब हम ये दूरी निकालेंगे, ये देखो, ये अब हम कौन सी दूरी निकालेंगे, ये दूरी, ये जो दूरी होता है ये कितना होता है, डेल्टा डी, इसे बोलते हैं आभासी विस्थापन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा डी, डेल्टा डी मतलब आभासी विस्थापन, आभासी विस्थापन। आभासी विस्थापन कितना होता है, ये देखो पहले, आभासी विस्थापन होता है डेल्टा डी। डेल्टा डी कितना होगा सोचो, ये टोटल डिस्टेंस डी है, ये डी अपेरेंट है, तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो क्या ये डिस्टेंस आ जाएगा डेल्टा डी। तो डेल्टा डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी माइनस डी अपेरेंट, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा डी। लेकिन मेरी बात ध्यान समझना, डेल्टा डी बराबर कितना, डी माइनस डी अपेरेंट, ठीक है। तो क्या डी अपेरेंट की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, डी अपॉन म्यू रख सकते हैं, डेल्टा डी इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन म्यू, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से डी कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा डी इज इक्वल टू डी 1 - 1 अपॉन म्यू, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब जैसे देखो कि जैसे मान लो ये ढेर सारे अलग अलग माध्यम रखे हो, जैसे मान लो एक माध्यम ये रखा है, ठीक है, जैसे ये एक माध्यम ये है, मान लो एक माध्यम ये रखा दिया है, एक माध्यम ये दिया है, ठीक है। ये समझो ये डिस्टेंस कितना है, मान लो ये D1 है, ये डिस्टेंस कितना है, D2 है, ये डिस्टेंस कितना है, D3 है, ये डिस्टेंस कितना है, D4 है,
ठीक है। इसकी अपवर्तनांक कितना है, μ1 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है, इसका अपवर्तनांक μ3 है, इसका अपवर्तनांक μ4 है। तो अब बात ये होता है अब डी अपेरेंट कितना होगा। अब जो डी अपेरेंट होगा वो होगा तुम्हारा डी अपेरेंट इज इक्वल टू होता है d1 अपॉन, इसमें से जो आभासी विस्थापन होगा, आभासी दूरी होगा, d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2 प्लस d3 अपॉन μ3 प्लस d4 अपॉन μ4। अब उसका आभासी दूरी ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान समझना, हम यहाँ से ये पढ़े थे कि डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू। तो अगर मैं यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालूँ तो म्यू की वैल्यू क्या डी अपॉन डी अपेरेंट होगा, सही है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसका टोटल अगर मैं अपवर्तनांक निकालूँ मतलब म्यू निकालूँ तो को क्या म्यू लिख सकते हैं डी अपॉन डी अपेरेंट, ठीक है। तो देखो म्यू डी क्या होगा, डी टोटल दूरी होगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 अपॉन d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2 प्लस d3 अपॉन μ3 प्लस d4 अपॉन μ4। अब ये टोटल अपवर्तनांक है, ठीक है। अब समझो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक तालाब जिसमें जल भरा हुआ है, एक तालाब जिसमें जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, तालाब की तली में, तालाब की तली में स्थित वस्तु की आभासी गहराई, स्थित वस्तु की आभासी गहराई, आभासी गहराई 9 मीटर है, 9 मीटर है। तो इसकी वास्तविक गहराई कितनी होगी, तो इसकी वास्तविक गहराई कितनी होगी। अब मेरे पास ध्यान समझना, ये किसकी वैल्यू दिया है, ये आभासी गहराई दिया है, इसका मतलब, ठीक है। और इसका अपवर्तनांक देख लो, ठीक है। तुम्हें पता है म्यू जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 3/2, नहीं म्यू नहीं, कांच नहीं, जल होता है ना। तो ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितना होता है 4/3, ठीक है। अब समझो ये जो आभासी गहराई दिया है इसका मतलब डी अपेरेंट की वैल्यू दिया है कितना, 9 मीटर, ठीक है। अब तुमसे वास्तविक गहराई पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, डी की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, म्यू की वैल्यू दे दिया है 4/3। फार्मूला लगाओ, तुम्हें फार्मूला ये पता है डी अपेरेंट इज इक्वल टू कितना होता है डी अपॉन म्यू, ठीक है। तो तुम्हें अगर डी की वैल्यू निकालना है, डी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, डी इंटू डी अपेरेंट हो जाएगा। म्यू की वैल्यू कितना है 4/3, डी अपेरेंट की वैल्यू 9 है, तो 9/1, 3 1 3 3 3 9, मतलब 4 गुणे 3 बराबर 12 मीटर। मतलब उसकी वास्तविक गहराई कितनी है, 12 मीटर है, और आभासी गहराई 9 मीटर। गहराई तो 12 मीटर है लेकिन हमें दिखाई कितना दे रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, आभासी लग रहा है वो 9 मीटर उसकी गहराई है, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, ठीक है। जैसे प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, ठीक है, उसको जाना चाहिए कैसे, सीधा, ये उसका क्या होगा अभिलंब, ठीक है। जब प्रकाश किरण, ये मान लो कौन सा माध्यम है, ये सघन है और ये विरल है। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से
दूर हटता है कि नहीं, ठीक है, बोलो। ये आई हुआ, ये आर हुआ ना। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। अब समझो, अगर मैं इस आई को और बढ़ाऊं, ठीक है, अगर मान लो मैं आई को बढ़ा के इतना कर दूं, ठीक है, तो क्या ये आर और कम हो जाएगा, बोलो, ठीक है। अगर मैं इसको और बढ़ाऊं, ठीक है, अगर मैंने मान मान लो आई को मैंने अब ये कर दिया, तो क्या ये जो आर होगा, ये ना हो के क्या इसी पे, ये जो प्लेन है, क्या इसी पे हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो जिस आई के लिए, मतलब ये समझो इधर से, ये मान लो अभिलंब हुआ, ठीक है, मतलब जिस आई के लिए, ये एंगल जिस आई के लिए ये, अब प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, ये आर की वैल्यू क्या हो, 90 अंश, उस आई को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है, मतलब जिस आपतन कोण के लिए आर की वैल्यू क्या हो, 90 हो, उस आई की वैल्यू, उस आई को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक है। अब समझो, ये समझ में आया कि नहीं। अब बोलो, अगर मैं इस आई को और बढ़ाऊं, ठीक है, अगर मैं आई को और बढ़ाऊं, तो क्या ये इसी माध्यम में लौट जाएगा, ये समझो। जैसे अगर मैं आई को और बढ़ा दूं, मान लो मैंने बढ़ा के इतना कर दिया, ठीक है, तो क्या अब ये प्रकाश किरण ऐसे न जाके क्या ऐसे ही लौट जाएगा वो, बोलो, ठीक है ना। ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, ठीक है, ये कौन सा माध्यम है, ये सघन माध्यम होता है, सघन, और ये विरल माध्यम होता है, ठीक है। क्रांतिक कोण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही बनता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कुछ शर्तें होती हैं, शर्त कौन कौन सा होता है, पहला शर्त देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहला क्या होता है कि प्रकाश सघन माध्यम से किसमें जाना चाहिए, विरल में। पहला होता है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। माध्यम से दूसरा क्या होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। होना चाहिए, दो कंडीशन होते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए। जैसे हीरा में देखो पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, ठीक है, हीरा में क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन।
रैम क्या होता है? पूरा आंतरिक परावर्तन। और पूरा आंतरिक परावर्तन कितने डिग्री सेल्सियस, कितने अंश पे होता है? 24 अंश पे होता है। ठीक है, इस सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और देखो क्रांतिक कोड के लिए, ठीक है, मेरी बात ध्यान समझना, मैं क्रांतिक कोड में यहाँ पे फिर समझाता हूँ। ठीक है, क्रांतिक कोड में जैसे तुमने ये देखो देखा था कि, ठीक है, ये मान लो ये क्या हुआ, ये अभिलंब हुआ। ठीक है, उसको जाना चाहिए, ये अभिलंब हुआ ना, इसको ऐसे गया। ठीक है, ये आई था। ठीक है, अब देखो, तो क्या मैं इसको स्नेल सलाह से ये लिख सकता हूँ, साइन आई बटा साइन आर बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम गई, तो इसको लिख सकता हूँ 1/μ लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू कितना है? 90 अंश है, तो इसको मैं क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन आई बटा साइन 90 बराबर 1/μ। ठीक है, तो साइन 90 अंश की वैल्यू 1 होता है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या मैं म्यू की वैल्यू लिख सकता हूँ 1/sin i। ठीक है, यहाँ से म्यू की वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, ये था तुम्हारा कि आभासी दूरी क्या होता है, ठीक है, और क्रांतिक कोण क्या होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में इस प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे अब अगले वीडियो में।